हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर अजहर में और इस नई क्लास में मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी वर्णमाला के स्वर के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हिंदी वर्णमाला जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसमें स्वर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या बोर्ड की एग्ज़ाम्स, दोनों एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाते हैं। अगर यदि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें, यूपी बीएड, बिहार बीएड, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिसमें हिंदी पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। यदि हम आपके बोर्ड की एग्ज़ाम की बात करें तो भी आपके बोर्ड की एग्ज़ाम में दो चार क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इन फ्यूचर मेरी सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देर न करते हुए देखते हैं हिंदी वर्णमाला का जो टॉपिक है आज का स्वर। स्वर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्वर किसे कहते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, स्वर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी एक परिभाषा है जो आप लोग देख सकते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से लिखे व बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप लोग याद कर लेंगे। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से लिखे व बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। आगे और एक इसकी परिभाषा है, ये दोनों परिभाषाएं शुद्ध हैं। वे वर्ण जिन्हें लिखने व बोलने के लिए किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती स्वर कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्लस आपके बोर्ड के भी एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान से याद कर लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ नोट्स है। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वर फ्रेंड्स कई प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर हम लोग स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। ठीक है, इसमें पहला है आपका ह्रस्व स्वर। इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके ह्रस्व स्वर का दो नाम है, एक तो ह्रस्व स्वर, दूसरा जो नाम है वो है एक मात्रिक स्वर। ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप लोग याद रखेंगे। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक स्वर में आ जाएंगे अ, ई, उ, री, टोटल 4। ठीक है फ्रेंड्स, कितने टोटल 4, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, टोटल 4 आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा जो आता है वो होता है दीर्घ स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर। ठीक है फ्रेंड्स, दीर्घ स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर, इसमें आपके आ जाते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी टोटल 7 होते हैं। अगर हम लोग दोनों को मिलाएंगे तो 11 हो जाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में पढ़ा था कि स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं एज पर कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखते हैं। ये भी फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों, एक मात्रिक स्वर, ह्रस्व स्वर प्लस दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यदि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग तीसरा देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर या फिर त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका उदाहरण आ जाता है जैसे राम, ओम। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर श्याम, ये आपके प्लुत त्रिमात्रिक स्वर के उदाहरण हैं। यहाँ पे प्लुत स्वर के कुछ नोट्स हैं। जैसे प्लुत स्वर किसी शब्द के दीर्घकालीन उच्चारण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, उसे हम लोग दीर्घकालीन यानी लंबे समय के उच्चारण के लिए प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे प्लुत स्वर होता है। इसे आप लोग याद रखेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। दूसरा जो है आपका प्लुत स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी 3 गुना समय लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है
कि वह कौन सा स्वर है या वह कौन सा वर्ण है या फिर वो कौन सा स्वर है जिसका उच्चारण करने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। तो प्लुत स्वर होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाता है कि प्लुत स्वर का उच्चारण करने में कितना समय लगता है, तो 3 गुना समय लगता है। इसे आप लोग याद रखेंगे, 3 गुना समय लगता है। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ों को यदि आप मेमोराइज करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, कंठस्थ करना चाहते हैं ताकि आपके दिमाग में वो बना रहे, तो सबसे पहले आप लोग कोई भी चीज़ का आप खुद से नोट्स बनाइए। उसके बाद जो भी उसके इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसे हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद आप नोट्स बनाने के बाद 1-2 बार पढ़ लीजिए एंड देन आफ्टर अगेन जब टुमारो आप दूसरा नोट्स बनाते हैं उससे पहले पिछले वाले नोट्स को एक बार पढ़ लीजिए, वो आपको याद हो जाएगा। और जब भी आप फ्री हों या फिर सोने जा रहे हों तो आपने किस किस टॉपिक पे क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में आप थोड़ा सा सोचा करें, थिंकिंग किया करें, तो आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, पहला है क मूल स्वर। ठीक है फ्रेंड्स, मूल स्वर में आ जाते हैं अ, ई, उ, रे। टोटल 4 होते हैं, ये आपको मैंने दर्शाया हुआ है। टोटल 4 होते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। मूल स्वर भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मूल स्वर अ, ई, उ, रे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद संधि स्वर ख है संधि स्वर। संधि स्वर में 2 स्वर आते हैं, दीर्घ स्वर प्लस आते हैं आपके संयुक्त स्वर। ठीक है फ्रेंड्स, अब दीर्घ स्वर को हम लोग देखते हैं। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, हमेशा आप लोग याद रखेंगे, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड्स दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आपके आ जाएंगे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों दीर्घ स्वर के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए आ का निर्माण किससे हुआ है। यदि हम अ प्लस अ को मिलाते हैं तो आ बनता है, छोटी ई प्लस छोटी ई को मिलाते हैं तो बड़ी ई बनती है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ को मिलाते हैं हम लोग तो बड़ा ऊ बन जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो टॉपिक मैंने लिए हैं स्वर से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बार बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्लस बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा हम लोग देखते हैं संयुक्त स्वर, मोस्ट इंपॉर्टेंट संयुक्त स्वर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। यदि हम संयुक्त स्वर में क्या आ जाएगा, ए, आई, ओ, औ। ठीक है फ्रेंड्स, यदि हम अ प्लस ई करते हैं तो ए बन जाता है, ए, अ प्लस एक हम लोग करते हैं तो ए बन जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अ प्लस उ का हम लोग करते हैं तो ओ बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अ प्लस ओ करते हैं हम लोग तो अ हो जाता है। ये चारों जो हैं आपके संयुक्त स्वर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अब यहाँ हम लोग देखते हैं जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, सजाती स्वर या फिर सवर्ण स्वर। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, इसके भी 2 नाम है, कहीं कहीं सजाती स्वर देता है तो कहीं कहीं सवर्ण स्वर देता है। ठीक है, अब सजाती स्वर में क्या आ जाएंगे, अ, आ, ई, उ, ऊ। ठीक है, मतलब अ है फिर आ है, फिर छोटी ई है, फिर बड़ा ई है, बड़ी ई है, फिर उसके बाद छोटा ऊ है, उसके बाद बड़ा ऊ है, तो ये सजाती हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो गए, सजाती हो गए। अब आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछता है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सजाती स्वर है। तो अगर जहाँ पे अ प्लस अ और आ है तो ये हो जाएंगे ई, छोटी ई बड़ी ई है तो वहाँ पे ये सजाती स्वर हो जाएंगे। कहीं पे आपके छोटा ऊ और बड़ा ऊ है तो ये सजाती स्वर हो जाएंगे। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी कई बार आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद विजाती स्वर, अस्वर्ण स्वर। ठीक है, आप लोग इसे याद रखेंगे।
इसमें क्या होता है कि अ के बाद अगर ई है, बड़ी ई है या फिर छोटी ई है तो ये विजाती हो गया, ठीक है। और ई के बाद बड़ा ऊ है तो ये भी आपका विजाती स्वर हो गया। उसके बाद ऊ के बाद बड़ा ऊ है तो ये भी आपका विजाती स्वर हो गया। सजाती स्वर का मतलब होता है एक समान, विजाती स्वर का मतलब होता है कि असमान, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखेंगे। सजाती का मतलब होता है एक समान, विजाती का मतलब होता है असमान, ठीक है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्लस बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स टॉपिक थोड़ा बड़ा होगा, वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखेंगे। फ्रेंड्स 2 बार 3 बार यदि आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया तो आपके वो हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है, उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब इस देखते हैं हम लोग, कंठ से अ और आ निकलता है, ठीक है। अ और आ का उच्चारण जो स्थान है वो कंठ है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और छोटी ई और बड़ी ई का जो उच्चारण स्थान है वो है तालव्य, ठीक है। उसके बाद री का जो है उच्चारण स्थान वो मूर्धन्य है, ठीक है। और ओष्ठ, ओष्ठ ऊ, ऊ, तो ये ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका, ओष्ठ हो जाएगा, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, ओष्ठ हो जाएगा, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारे उच्चारण स्थान मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपके सारे उच्चारण स्थान, स्वर के उच्चारण स्थान, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, कंठ तालव्य, ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य है, ये याद रखेंगे आप लोग। ओ प्लस ओ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ ओष्ठ है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, कंठोष्ठ है। उसके बाद अन का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ नासिका, ठीक है। अह, अह का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ है या फिर काकरले कहीं कहीं देता है, ठीक है। अन को अनुस्वार कहते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, अन को अनुस्वार कहते हैं। और अह को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, आप लोग याद रखेंगे। ये भी सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से विसर्ग कौन है और अनुस्वार कौन है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नोट्स है कि उच्चारण के कालमान को मात्रा कहा जाता है एज पर कामता प्रसाद गुरु, ठीक है, कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार उच्चारण के कालमान को मात्रा कहा जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उच्चारण के कालमान को मात्रा कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इन फ्यूचर मेरी सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं लिंग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, लिंग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ये कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है और इन फ्यूचर भी पूछे जाने की संभावना है, ठीक है फ्रेंड्स। स्वर के जो भी टॉपिक हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान से और कंठस्थ कर लेंगे, ये बार बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्लस बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसमें से पुल्लिंग स्वर कितने होते हैं, पुल्लिंग स्वर होते हैं, क है पुल्लिंग स्वर, अ आ उ ए ऐ ओ औ, ठीक है। तो टोटल हो गए 8 आपके पुल्लिंग स्वर, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद स्त्रीलिंग स्वर, ख है स्त्रीलिंग स्वर, छोटी ई, बड़ी ई, री, ये तो टोटल 3 है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके स्त्रीलिंग स्वर है। तो दोनों को अगर हम काउंट करेंगे तो 8 प्लस 3 ये भी 11 हो जाएंगे आपके, ठीक है। टोटल स्वर क्या कितने होते हैं, 11 होते हैं, तो आप लोग इसे याद रखेंगे, ठीक है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों, ये भी बहुत बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग स्वर कौन है, उसके बाद निम्नलिखित में से पुल्लिंग स्वर कौन है, तो ये पुल्लिंग स्वर 8 है, उसके बाद 3 मात्र आपके स्त्रीलिंग स्वर हैं,
यदि चाहे आप तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। सिर्फ स्त्रीलिंग को यदि आपने कर लिया याद कि छोटी ई, बड़ी ई और री स्त्रीलिंग स्वर है, बाकी जो है वो पुल्लिंग स्वर है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं जीभ के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, क है अग्रस्वर। अग्रस्वर में आपके आ जाएंगे छोटी ई, बड़ी ई, ए और री। ठीक है फ्रेंड्स, ये टोटल 5 हैं, आप लोग याद रखेंगे। ख पे आ जाएगा मध्य स्वर, दूसरे पे मध्य स्वर। मध्य स्वर में सिर्फ अ आता है, आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये कई बार आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मध्य स्वर कौन है, तो सिर्फ केवल अ ही मध्य स्वर होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद ग है पश्च स्वर। पश्च मतलब जीभ के पीछे वाले भाग से जो स्वर निकलता है उसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आ, ओ, औ। ठीक है, ये टोटल 5 हो जाएंगे, तो 5 और 5 10 और 11, टोटल 11 हो गए। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। मुख विवर के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, मुख विवर के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, समृद्ध स्वर क है समृद्ध स्वर। मुख द्वार लगभग बंद, बिल्कुल बंद। यदि हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो मुख द्वार जो होता है हमारा बंद होता है, लगभग बंद होता है या फिर बिल्कुल ही बंद होता है। जैसे इसमें 4 आते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है फ्रेंड्स, ई, ऊ। ठीक है, तो इसमें मुख द्वार लगभग बिल्कुल बंद होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। अर्ध समृद्ध स्वर। ठीक है, अर्ध समृद्ध स्वर मुख द्वार कुछ बंद, मतलब थोड़ा सा खुला होगा, थोड़ा बंद होगा, तो इसमें 2 स्वर आ जाते हैं, ए और ओ। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद विवृत स्वर। विवृत स्वर का मतलब होता है मुख द्वार पूरा खुला। यहाँ पे मुख द्वार होगा, मुख द्वार पूरा खुला। ठीक है, जैसे आ का यदि हम उच्चारण करते हैं तो जैसे आप लोग भी कर सकते हैं आ, तो मुख द्वार बिल्कुल पूरा खुल जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे, इसमें आ जाता है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अर्ध विवृत स्वर मुख द्वार विवृत से कम खुला होगा। जैसे विवृत में आ पूरा खुल जा रहा था हमारा, जैसे आ का उच्चारण कर रहे थे हम लोग, तो उससे थोड़ा सा कम खुला होगा, तो वो स्वर कहलाते हैं अर्ध विवृत स्वर। तो अब इसमें से कौन कौन से स्वर आ जाएंगे, ए, औ, अ। ठीक है, ये आपके स्वर आ जाएंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यदि ये मेरी क्लासेस, ये मेरी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, पहला है वृत्तमुखी। वृत्तमुखी का मतलब होता है ओंठ गोल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम ऊ का उच्चारण करते हैं और बड़ा ऊ, ओ और औ का उच्चारण करते हैं, जैसे ऊ, ओ, औ, तो हमारा मुख जो ओंठ होते हैं वो गोल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वृत्तमुखी स्वर हैं और ये टोटल 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। ऊ, ओ, औ, ये हमारे वृत्तमुखी स्वर हैं। ठीक है, उसके बाद अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी का मतलब ओंठ गोल नहीं होंगे। ठीक है, ओंठ गोल नहीं होंगे, इसमें आ जाते हैं आपके आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, ये टोटल 6 होते हैं। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। वृत्तमुखी 4 होते हैं, अवृत्तमुखी 6 होते हैं स्वर। सिर्फ इसमें चाहे तो आप 2 याद कर लेंगे तो भी बाकी सब अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए वृत्तमुखी में कौन कौन से आ जाएंगे, ऊ, ओ, औ। ठीक है, तो इसमें ये वृत्तमुखी हो गए आपके। उसके बाद यहाँ पे आता है उदासीन। अ जो है वो उदासीन होता है। ठीक है, अ उदासीन होता है।
ठीक है। वृत्तमुखी और उदासीन को याद कर लेंगे आप लोग तो अवृत्तमुखी जो है वो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। वैसे आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्लास को, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अब यहाँ पे अनुस्वार एवं अनुनासिक देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, जो बार बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार पहले देखते हैं हम लोग। अनुस्वार, अनुस्वार में नाक से ज़्यादा सांस निकलती है और मुख से कम, इतना याद रखिए। ठीक है, अनुस्वार में नाक से ज़्यादा सांस निकलती है और मुख से कम। उदाहरण है अंग, पंच, अंक, अंग। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा हम लोग देखते हैं अनुस्वार के कुछ नोट्स हैं। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण के ऊपर बिंदु, जैसे हम अ होता है उसके ऊपर बिंदु लगाते हैं तो अन्न हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण के ऊपर बिंदु का प्रयोग होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला नोट देखते हैं हम लोग अनुस्वार का। अनुस्वार शब्द का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अंगूष्ठा, ये तत्सम है, मतलब संस्कृत का शब्द है। ये दंत, ये भी तत्सम है, जो भी संस्कृत का शब्द है। अंत, चंद, ये सारे जो शब्द हैं वो तत्सम शब्द हैं। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि अनुस्वार शब्द का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद तीसरा जो नोट है वो है अनुस्वार का प्रयोग बहुधा, मतलब ज़्यादातर ह्रस्व स्वर के साथ ही होता है। ठीक है, किसके साथ? ह्रस्व स्वर के साथ ही होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये अनुस्वार। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं अनुनासिक, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है तथा मुख से अधिक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि अनुस्वार में नाक से ज़्यादा सांस निकलती है। ठीक है, और मुख से कम। और सेम उसका उल्टा जो होता है अनुनासिक में होता है। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है तथा मुख से अधिक। इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके उदाहरण हैं आंसू, आंत, चांद, गांव, चिड़िया, दांत, आँख। ठीक है, ये अनुनासिक के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे अनुनासिक के नोट्स हैं कि अनुनासिक वर्णों पर चंद्र बिंदु लगा होता है, जो चंद्र बिंदु ये लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं नोट्स, अनुनासिक वर्णों का प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है। ठीक है, तद्भव शब्दों में होता है, ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि अनुनासिक वर्णों का प्रयोग ज़्यादातर तद्भव शब्दों में होता है। उसके बाद तीसरा जो नोट्स है अनुनासिक का, अनुनासिक वर्णों का प्रयोग दीर्घ स्वरों के साथ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे अच्छी बात यह है फ्रेंड्स कि कोई भी टॉपिक आपको यदि याद करनी हो तो जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको आप लोग हाईलाइट कर लिया कीजिए, जैसा कि मेरे इस नोट्स में मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे कुछ नोट्स हैं अलग के स्वर के, उसे देख लेते हैं हम लोग। सभी स्वर अल्प प्राण व सघोष होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सभी स्वर अल्प प्राण व सघोष होते हैं। अल्प प्राण का मतलब होता है मुख से कम हवा निकलना, अल्प प्राण। ठीक है, और महाप्राण का मतलब होता है मुख से ज़्यादा हवा निकलना। ठीक है, महाप्राण। महाप्राण और अल्प प्राण के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। मुख से ज़्यादा हवा निकलना। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। अल्प प्राण का मतलब होता है मुख से कम हवा निकलना और महाप्राण का मतलब होता है मुख से ज़्यादा सांस निकलना। तो ये आप लोग याद रखेंगे। सघोष, सघोष का मतलब होता है कंपन होना। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्लास में इतना ही। हम लोगों ने स्वर को जो स्वर के
इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो सभी हम लोगों ने इस क्लास में कवर कर लिया। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला के व्यंजन के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्लस बोर्ड के एग्जाम्स दोनों में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इन फ्यूचर मेरी सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा समय पर मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।